नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। बात किया जाए तो हमने जो भी चीज़ें पढ़ा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। अब प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है कि भारत पर सबसे पहले किन प्राचीन विदेशियों ने आक्रमण किया था। तो दो प्राचीन विदेशियों ने आक्रमण किया था, एक ईरान ने और दूसरा यूनान ने। ईरान के हखामनी वंश द्वारा और यूनान के सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी हैं और ईरानी में हखामनी वंश है। ठीक है। और यूनानी में सिकंदर है। तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया? ईरानियों ने। क्या कारण है कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया? तो कहते हैं कि जो मगध था, मगध भारत के पश्चिमी भागों पर इसका विस्तार नहीं था। ठीक है। पहली बात कि मगध का जो था वो पश्चिम भाग पर इसका विस्तार नहीं था। दूसरी बात, मगध जो था वो मध्य क्षेत्रों में अपने साम्राज्य की विस्तार नीति को साम्राज्य नीति को क्या कर रहा था? विस्तार कर रहा था। ठीक है। उसके कारण जो मध्य के क्षेत्र थे वो भी परेशान थे और जो पश्चिमी भूभाग थे वो क्या थे? इससे अछूते रह गए थे। अब पश्चिमी भाग में कुछ छोटे बड़े राज्य होते हैं। ठीक है। इन राज्यों का नाम होता है कंबोज गंधार, जिसके बारे में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमने पढ़ा था। उसके बाद एक होता मद्र, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि बिंबिसार ने मद्र की राजकुमारी क्षेमा से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है। तो ये कुछ छोटे बड़े राज्य थे। कुछ कहा जाता है कि पश्चिम भूभाग पर कोई सार्वभौमिक शक्ति नहीं थी। जब सार्वभौमिक शक्ति नहीं थी तो ये जो छोटे बड़े राज्य थे ये अपने राज्य विस्तार के लिए एक दूसरे से युद्ध करते थे। ठीक है। और ये युद्ध में संघर्षशील रह रहे थे, जिसका लाभ उठाकर पश्चिमी भूभाग पर विदेशी आक्रांताओं ने क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है। अब देखिए इससे जो प्रश्न कुछ बने हैं, एक प्रश्न मैं नोट किया हूं, जरा उस पर बात किया जाए। ठीक है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत पर सबसे पहले यूनानी, उसके बाद ईरानी आक्रमण करते हैं। दूसरा कह रहा है पश्चिमी भूभाग पर कोई सार्वभौम शक्ति नहीं थी। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो दोनों, न डी न तो एक न तो दो। इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल दो यानी बी, क्योंकि पहला जो कह रहा है कि इस पर यूनानी पहले आक्रमण करते हैं उसके बाद ईरानी, नहीं, पहले ईरानी उसके बाद यूनानी आक्रमण करते हैं। आइए हम हखामनी वंश के बारे में थोड़ा सा जान लें। कहते हैं कि हखामनी वंश जो थी वो ईरान की एक साम्राज्य वंश थी। इसकी स्थापना साइरस द्वितीय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? साइरस द्वितीय द्वारा। कहते हैं कि थोड़े समय में पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। जो हखामनी वंश था वो थोड़े ही समय में पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली शासक बन गया और इसने सिंध के जो पश्चिमी प्रांत है, ठीक है, उनको इसने क्या किया? विजित कर लिया। कहा जाता है कि साइरस जो द्वितीय था, हखामनी वंश की स्थापना किया था, इसकी मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में हो जाती है। जो कैस्पियन सागर वाला क्षेत्र है उसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु क्यों होती है? तो वहां की एक डरबाइन नामक पूर्वी जनजाति होती है जिसके विरुद्ध ये युद्ध लड़ता है और उसी युद्ध में ये मार दिया जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। साइरस द्वितीय के बाद उसका पुत्र कैम्बिसिस द्वितीय गद्दी पर बैठता है। ठीक है। और इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, बस ये जान लेना है कि ये दोनों किसके समकालीन थे। तो साइरस व कैम्बिसिस दोनों ही, साइरस द्वितीय और कैम्बिसिस द्वितीय दोनों ही बिंबिसार के समकालीन थे। अब भारत पर आक्रमण कौन करता है? तो भारत पर दारा प्रथम, जिसका नाम डेरियस प्रथम भी रहता है, उसने भारत पर आक्रमण किया। ये 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक शासन करता है। ठीक है। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला ये विदेशी शासक था। ठीक है। इसका एक सेनापति था जो यूनानी था, उसका नाम था स्काईलैक्स। स्काईलैक्स कहते हैं कि स्काईलैक्स पहली बार हिंद महासागर में उतरता है और अरब सागर और मकरान के तटों की खोज करता है। ठीक है। अब दारा प्रथम सबसे पहले
1516 ईसा पूर्व में गंधार को जीतता है, उसके बाद ये कंबोज को भी जीत लेता है। इस प्रकार दारा जो प्रथम होता है वो गंधार व कंबोज दोनों को जीत लेता है। दारा के बाद इसके शासक आते हैं और एक आता है दारा तृतीय। दारा तृतीय जो इस वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है, यह सिकंदर से युद्ध लड़ता है 331 ईसा पूर्व में। कब? 331 ईसा पूर्व में दारा तृतीय सिकंदर से युद्ध हार जाता है और ये जो युद्ध लड़ा जाता है उस युद्ध का नाम होता है अमर बेला या गौगा मेला का युद्ध। गौगा मेला। सिकंदर और दारा द्वितीय के मध्य अमर बेला या गौगा मेला का युद्ध होता है, ठीक है, और इस युद्ध में दारा तृतीय हार जाता है और यह युद्ध 331 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ईरानियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो कहा जाता है कि समुद्री मार्ग की खोज जब हुई थी, ईरानियों के द्वारा सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज होती है और जिसके कारण भारतीय व्यापार को क्या होता है, विदेशी प्रोत्साहन मिलने लगता है। अर्थात अब भारतीय व्यापार क्या हो रहा है, समुद्र के माध्यम से विदेशी दूसरे देशों में होने लगते हैं। दूसरी चीज होती है कि इन्होंने खरोष्टी लिपि का विकास किया। वही खरोष्टी लिपि जिसका चर्चा आप लोग को मिलेगा अशोक के शिलालेखों में। खरोष्टी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने खरोष्टी लिपि का विकास किया। दूसरी चीज है कि इनकी एक अपनी लिपि होती है अमराई लिपि, ये उस लिपि का भी इन्होंने क्या किया था, भारत में प्रचार किया था। अब बात किया जाए यूनानी आक्रमण के बारे में, तो यूनानी आक्रमण जो भारत पे करते हैं वो सिकंदर होते हैं और ये दूसरा आक्रमण होता है, दूसरे विदेशी आक्रमण होता है जो यूनान से आते हैं। सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि सिकंदर जो होते हैं वो फिलिप द्वितीय के पुत्र होते हैं और फिलिप जो द्वितीय होते हैं वो मकदूनिया के शासक 359 ईसा पूर्व में बनते हैं, ठीक है। लेकिन फिलिप द्वितीय 30 साल तक सत्ता करते हैं। उसके बाद 329 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद सिकंदर क्या होते हैं, 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया के गद्दी पर बैठते हैं। और एक प्रश्न और आता है कि सिकंदर के किसके शिष्य थे, तो सिकंदर के बारे में बताया जाता है कि जो सिकंदर के गुरु थे वो अरस्तु थे, ठीक है। अब सिकंदर विश्व विजेता की ख्याति लेकर आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि 331 ईसा पूर्व में दारा तृतीय को अमर बेला या गौगा मेला के युद्ध में हराए हुए थे। अब ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद ईरान से आगे बढ़ते हैं और अफगानिस्तान में प्रवेश करते हैं। उस समय अफगानिस्तान को बल्ख कहा जाता था। समय है 326 ईसा पूर्व। ये बल्ख अर्थात अफगानिस्तान अर्थात बैक्ट्रिया में प्रवेश करते हैं और उसको भी ये जीत लेते हैं। जीतने के बाद ये काबुल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो इनको हिंदुकुश पर्वत का एक दर्रा मिलता है जिसका नाम होता है खैरब दर्रा। उस खैरब दर्रे से को पार कर ये भारत में प्रवेश करते हैं। तो इनसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो सिकंदर थे वो किस दर्रे को पार कर भारत में प्रवेश करते हैं, तो कहा जाता है कि खैरब दर्रे को पार कर ये भारत में प्रवेश करते हैं। जब ये भारत में प्रवेश करते हैं तो उस समय तक्षशिला जो महाजनपद होती है वहां के शासक होते हैं आम्बे। आम्बे क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं सिकंदर के पास और सिकंदर को वचन देते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं आपको सहयोग करूंगा, ठीक है। आम्बे क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस प्रकार एक पहली बार एक उदाहरण मिलता है कि भारत के साथ कुछ गद्दार क्या थे, राजा भी थे। भाई एक बार गद्दारी तो हुए कि जो क्या कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं और विदेशी आक्रांता को क्या कर रहे हैं, ये सहयोग देने का वचन करते हैं। जब सिकंदर आगे बढ़ते हैं तो इनको एक सीमांत गणराज्य मिलता है जिसका नाम होता है अस्वक और उसकी राजधानी होती है मस्सक। सीमांत गणराज्य जो होता है इनसे युद्ध लड़ता है। युद्ध लड़ते लड़ते अस्वक यानी मस्सक की जो राज्य होता है वो इनसे युद्ध लड़ता है और लड़ने पर यहाँ के पुरुष सैनिक मार दिए जाते हैं। जब पुरुष सैनिक मार दिए जाते हैं तो यहाँ की औरतें जो स्त्रियां होती हैं वो सिकंदर के विरुद्ध क्या करती है, शस्त्र उठा लेती हैं। सिकंदर पहली बार कहा जाता है कि अस्वक जिसकी राजधानी मशक होती है कि यहाँ की औरतों को सिकंदर ने मौत के घाट उतरवाया था। ये इतिहास का पहला कलंक उसके ऊपर लगता है, सिकंदर के ऊपर, कि सिकंदर ने जो अस्वक जिसकी राजधानी मशक थी वहां की औरतों को उसने क्या किया था, मौत के घाट उतरवा दिया था, ठीक है।
तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कहाँ की औरतों ने सिकंदर के विरुद्ध अस्त्र उठाया था, तो आप बताएंगे अश्वक, या कई बार ऑप्शन में आता है मशक, यानी अश्वक की राजधानी मशक। और कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तक्षशिला के सिकंदर के समय तक्षशिला के शासक कौन थे, तो आम्बी थे। और आम्बी आपको पता होगा, अभी आपको मिलेगा घनानंद, ठीक है। तो आम्बी जो थे ये घनानंद के समकालीन भी थे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब सिकंदर आगे बढ़ते हैं और भारत में प्रवेश करते हैं, और भारत के पंजाब राज्य में प्रवेश करते हैं। पंजाब में एक राज्य होते हैं पोरस, ठीक है। और पोरस की जो राज्य होती है वो झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित होती है। पोरस का जो राज्य होता है वो झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित होता है। अब सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम होता है हाइडे स्पीच या झेलम या बितस्ता का युद्ध, जो 326 ईसा पूर्व में होता है। इस युद्ध में पोरस हार जाते हैं, जबकि पोरस बहुत ही योग्य सम्राट होते हैं, फिर भी हार जाते हैं। हारने का कुछ रीजन होता है। पोरस के पास हाथियां होती थी, थी, जबकि सिकंदर के पास घोड़े, तलवारें और लोहे के कवच थे। कहा जाता है कि जब पोरस ये युद्ध लड़ रहे थे, उसी समय बारिश हो गई और पोरस जीतने वाले थे। बारिश की वजह से इनकी हाथियों के पैर क्या हो रहे थे, जमीन में धंसने लगे, ठीक है। सिकंदर ने इस अवसर का फायदा उठाया और उसके जो सैनिक थे वो उन हाथियों पे बाण और भाला मारने लगे, जिससे हाथियां क्या हुई, बेचैन हो गई और अपने ही सैनिकों को मारने लगे, ठीक है। जिस कारण क्या होता है, अंततः पोरस हार जाते हैं। पोरस को सिकंदर के पास लाया जाता है। सिकंदर पोरस से पूछता है कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। पोरस का एक ही शब्द होता है कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार करना चाहिए। इस बात से सिकंदर इतना प्रभावित होता है कि सिकंदर पोरस को अपना मित्र बना लेता है, और फाइनली वो क्या करता है, पोरस के राज्य जो होता है वो पोरस को वापस कर देता है। अब सिकंदर की सेना हार चुकी होती है, थक चुकी होती है। थकने के बाद वो ब्यास नदी को पार कर मगध की तरफ बढ़ने की साहस नहीं करती है। और उस समय मगध के जो शासक होते हैं वो होते हैं घनानंद। कहा जाता है कि ऐसा कई बार अनुसूचियों में कहा जाता है कि जो इसके सैनिक थे वो घनानंद से डर गए थे कि अगर हम जाएंगे तो घनानंद हमको परास्त कर देगा। हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि घनानंद क्रूर के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली शासक था। अब ज्यादा बात न किया जाए, अब बात यह आती है कि एक प्रश्न आता है कि सिकंदर आखिर कितने समय तक भारत में रुका था। तो कहते हैं कि सिकंदर 19 महीने तक भारत में रुका था, और 19 महीने के बाद 325 ईसा पूर्व में वो भारत से लौट जाता है। और कहा जाता है कि 323 ईसा पूर्व में मिस्र के बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। भारत से लौटने से पूर्व और ये जो युद्ध करता है, तो ये भारत में दो नगर की स्थापना करता है, ठीक है। इन नगरों का नाम होता है, एक का नाम होता है निरकेशिया और एक का नाम होता है बहुकेफला। निरकेशिया जो होता है ये जो विजय प्राप्त करता है उसके उपलक्ष्य में ये निरकेशिया की स्थापना करता है। और बहुकेफला इसके घोड़े का नाम होता है, ये इसका जो प्रिय घोड़ा है बहुकेफला। ये कई बार प्रश्न आता है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था। वो अपने प्रिय घोड़े के नाम पर एक नगर की स्थापना करता है। प्रश्न आता है कि क्या सिकंदर के साथ कुछ लेखक लेखक भी भारत आए थे। तो कहा जाता है हाँ, सिकंदर के साथ कुछ लेखक भी भारत आए थे। उन लेखकों में निरियाकस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोब्यूलस, ये तीन लेखक थे। निरियाकस, ओनेसिट्रिकस और अरिस्टोब्यूलस, ये तीन लेखक जो है सिकंदर के साथ भारत आते हैं। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ।